बच्चों अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों आवाज आ रही है सब बच्चों को? बहुत सर आ रही है। बेटा लास्ट लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने बात की थी अबाउट OMT ट्रीटमेंट, दैट इज ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी ट्रीटमेंट। हम लोगों ने बात की थी कि व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ OMT ट्रीटमेंट। तो उसमें कुछ लेक्चर हम उसमें लेक्चर में हमारा कुछ पॉइंट्स रह गए थे जो हम लोग आज कवर करेंगे। तो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन विद यू पीपल ऑफ लेक्चर नंबर 6 और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 7 पे। ठीक है, तो फिर 100 रुपए में थी। जी बेटा सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, मतलब अब जी मेरी बेटा। अम्मी को ना एंकल स्प्रेन हुआ था अंकल सर 4 वीक पहले तकरीबन। ठीक है, तो सर एक्सरे भी ठीक आया था, लेकिन उनकी स्वेलिंग अभी तक नहीं ठीक हो रही, ना पेन ठीक हो रहा है। ठीक है। तो बेटा एंकल स्प्रेन जो है दैट इज अ लिगामेंटस इंजरी, और लिगामेंटस इंजरी जो है वो कभी एक्सरे में नजर नहीं आती। ठीक है बेटा। लेकिन डॉक्टर ने बोला था उसको एलिवेट करके रखना, मतलब एलिवेशन में, मतलब मैं कह रही थी कोई एडिमा का कोई वो तो नहीं है। अच्छा, अब मैं वैसे आपको बता रहा हूँ फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि लिगामेंटस स्प्रेन जो है वो आपका कभी एक्सरे में नजर नहीं आता। उसके लिए जी हमें सर। MRI करवानी पड़ती है, लेकिन एक फिजिकल एग्जामिनेशन हमें बता सकता है कि देयर इज एन एंकल स्प्रेन और नॉट। ठीक है, तो इफ इट इज एन एंकल स्प्रेन, ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आइसिंग करवानी है। कोई भी आप ले लीजिएगा, कोई बास्केट टाइप कोई टब ले लीजिएगा, वाटर टब। ठीक है, उसमें आपने पानी, थोड़ा सा पानी डाल लें और आइस ओके क्यूब्स डालनी है। ठीक है, ठीक है। एक मिनट बेटा, अजान हो जाए मैं फिर आपको गाइड करता हूँ। ओके। चलें, अच्छा बेटा से जिसने ट्रीटमेंट पूछा था, अब आपने जी क्या जी। करना है, वाटर टब में आपने पानी डाल के बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है, और क्यूब्स डाल देनी है, आइस क्यूब्स डाल दें, बर्फ आपने डाल के, ठीक है, उसको इतना कर लेना कि उसमें जो पाँव है वो इजीली इमर्स्ड हो जाए। ठीक है, टिल
योर काफ या एंकल, ये जो मेल्योलाई है, ठीक है, ठीक है मेल्योलाई से ऊपर, ठीक है, मतलब जो लोअर एंड है काफ का, वहां तक आपकी नी का जो पाँव है वो इमर्स हो जाए, आपने इतना फिल कर दिया, ठीक है, सही है। जी और जैसा उसके लिए वैसे आप ये कीजिएगा कि जो पाँव है उसको रैप कर दीजिएगा विद अ टॉवल, ठीक है, ठीक है ताकि बहुत ज्यादा ठंड ना हो, मतलब ये बहुत ज्यादा वो उनको ठंडा फील मत हो, ठीक है। आइसिंग करनी है आपने 20 मिनट्स के लिए, ठीक है टॉवल को लपेट के आपने उनको इमर्स करवा देना है, ठीक है, समझ ठीक आई है बेटा सर बात की। जी चाहे ठीक है सर पानी ना डालिएगा, पानी आप डालेंगे तो वो ऑब्वियसली जो टॉवल होगा वो गीला हो जाएगा और फौरन से वो ठंडा फील होना शुरू हो जाएगा। तो बेहतर ये है सिर्फ आइस क्यूब डाल के बर्फ को तोड़ के अच्छे तरीके से, ठीक है, वो इतना ऐसा कर लीजिएगा कि वो पाँव जो है वो इजीली इमर्स कर जाए, ठीक है। और वो आइस बर्फ, पैक पड़ा है सर, आइस पैक ही यूज कर लूंगी, वो पड़ा हुआ है आइस पैक पड़ा हुआ है, आइस जी पैकिंग इतनी अच्छी नहीं रहती जितना अच्छा ये वाला तरीका है, ठीक है, इसको ठीक यूज करें, 1 या 2 दिनों में ठीक हो जाएगी स्पेलिंग ठीक और पेन भी, जज़ाकल्लाह ठीक है। ओके, नाउ लेक्चर नंबर 6 हम कंटिन्यू करने लगे हैं। हम लोगों ने इस लेक्चर में बात की थी ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी ट्रीटमेंट की, और हमने बात की थी सीक्वेंस की, कि किस सीक्वेंस के तहत आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है और किस तरीके से एंड करना है, ठीक है। सो हियर इज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस ट्रीटमेंट हाउ वी आर गोइंग टू लिमिट द मूवमेंट, ठीक है। So there are different mechanisms to limit a movement at a specific joint, ठीक है। You can use specialized exercises to limit the movement at a hypermobile joint. Now, what are those exercises? Closed chain exercises are such specialized exercises जो कि हम लोग use कर सकते हैं to limit a movement, ठीक है। अब वो कहते हैं कि आपको पता है कि क्लोज काइनेटिक एक्सरसाइजेज होती है, क्लोज चेन एक्सरसाइजेज, ठीक है। तो उसमें एक्चुअली क्या होता है कि वी आर गोइंग टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द जॉइंट, ठीक है। आप ना कंसेंट्रिक की तरफ जाओ ना इसेंट्रिक की तरफ जाओ, बस आप क्लोज चेन एक्सरसाइजेज करवाओ, जिससे आपकी जो मूवमेंट है वो लिमिट हो जाएगी, और जो स्पेसिफिक जॉइंट है हाइपर मोबाइल, उस पर आपको स्टेबिलिटी मिलना शुरू हो जाएगी। सेकेंड है कि आपने जो उससे एसोसिएटेड ज्वाइंट्स हैं जहां पर हाइपोमोबिलिटी क्रिएट हुई है हाइपर मोबिलिटी की वजह से, आप उन हाइपोमोबाइल ज्वाइंट्स को उधर एक्सरसाइजेस करवाएं, ठीक है। मोबिलाइजेशन करवा सकते हैं वहां पर एसोसिएटेड हाइपोमोबाइल ज्वाइंट्स के ऊपर, ताकि जब उनकी मोबिलिटी बेहतर हो तो ये जो ज्वाइंट है जिस पर हाइपर मोबिलिटी है ये अल्टीमेटली बेहतर हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल आपको बताई हुई है, लेट्स से वी आर गोइंग टू बेंड, लेट्स से फॉरवर्ड बेंडिंग अगर हम करें, और फॉरवर्ड बेंडिंग में अगर आपकी लंबर स्पाइन जो है वो प्रॉपर्ली फ्लेक्स नहीं कर पा रही, तो फिर आपकी सारी फ्लेक्शन का दारोमदार आपके हिप जॉइंट्स के ऊपर होगा, और हिप जॉइंट की जो फ्लेक्शन होगी वो एक्सीड कर जाएगी फ्रॉम इट्स नॉर्मल लिमिट्स, ठीक है, जिसकी वजह से हिप जॉइंट के ऊपर आपको इम्पेयरमेंट आना स्टार्ट हो जाएगी और गेट पे फर्क आएगा, या वॉकिंग जो है वो पुअर होना शुरू हो जाएगी, पेनफुल होना शुरू हो जाएगी, वेट बेरिंग पेनफुल हो जाएगी। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू कि हम जो लंबर स्पाइन है उसकी मूवमेंट को इंक्रीज कर दें, ताकि हिप लंबर स्पाइन अपनी मूवमेंट कंप्लीट करे, ठीक है, और फिर हिप जॉइंट कंट्रीब्यूट करे फॉरवर्ड बेंडिंग, ठीक है, ना कि सिर्फ फॉरवर्ड बेंडिंग का दारोमदार हिप जॉइंट की मूवमेंट पे हो। थर्ड जो मैकेनिज्म है दैट इज टैपिंग और ऑर्थोसिस, ठीक है, आप लोग टैपिंग परफॉर्म कर सकते हैं, टेपिंग परफॉर्म कर सकते हैं, टेपिंग और ऑर्थोसिस कोई भी स्प्लिंट आप यूज कर सकते हैं टू लिमिट अ मूवमेंट एट स्पेसिफिक जॉइंट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग बायोमैकेनिक्स एंड एर्गोनॉमिक्स, ठीक है। आपने पेशेंट को एजुकेट करना होता है रिगार्डिंग मैकेनिक्स, कि आपकी नॉर्मल मैकेनिक्स क्या है और आपने किस तरीके से इन मैकेनिक्स को मेंटेन करके रखना है ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स, ठीक हो गया। सर सेकंड पोस्ट वाला काइनेटिक पॉइंट दोबारा मूवमेंट्स बताएं। एक मिनट, वन बाय वन।
तो ये सेकंड वाला पॉइंट दोबारा बता दें। बेटा जब आपका कोई भी जॉइंट हाइपोमोबाइल होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दी है कि लंबर स्पाइन आपकी हाइपोमोबाइल है, आप फॉरवर्ड बेंडिंग करना चाह रहे हो। अब आप फॉरवर्ड बेंडिंग जब आप करोगे, लंबर स्पाइन आपकी हाइपोमोबाइल होगी, स्टिफ होगी, तो अल्टीमेटली आपने फॉरवर्ड बेंडिंग तो करनी है, तो वो सारा का सारा जो लंबर स्पाइन की जो मूवमेंट आनी थी, वो लंबर स्पाइन की मूवमेंट अब नहीं आएगी। तो वो सारी मूवमेंट कौन परफॉर्म करेगा? हिप जॉइंट परफॉर्म करेगा। ठीक है, हिप जॉइंट अपनी फ्लेक्शन की लिमिट से एक्सीड कर जाएगा, जिसकी वजह से हिप जॉइंट के ऊपर स्ट्रेसेस आना शुरू हो जाएंगे और हिप जॉइंट हाइपर मोबिलिटी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली तो जब हमने हाइपर मोबिलिटी, हिप जॉइंट की हाइपर मोबिलिटी को ट्रीट करना है, तो फिर हम लंबर स्पाइन को इस तरीके से मोबिलाइज करेंगे कि लंबर स्पाइन अपनी फ्लेक्शन में कंट्रीब्यूट करे। जब लंबर स्पाइन अपनी फ्लेक्शन में कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो जो हाइपर मोबिलिटी की तरफ हिप जॉइंट जा रहा था या चला गया था, ठीक है, जब उसके ऊपर से स्ट्रेस खत्म होगा, आप कहीं पर भी मूवमेंट को कम करना शुरू कर दोगे, तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी उस मूवमेंट को अडेप्ट करना शुरू कर देगी। अगर आप वहां पर मूवमेंट को एक्सीड कर दोगे, तो वो आपकी बॉडी उसको अडेप्ट करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो इट इज इन जो ये अब आपके हाथ में, क्या आप हाइपर मोबिलिटी क्रिएट करना चाह रहे हो, हाइपर मोबिलिटी क्रिएट करना चाह रहे हो। तो एसोसिएटेड जॉइंट्स में आप सिंपली इंट्रोड्यूस करवाओ मोबिलिटी, मूवमेंट को इंट्रोड्यूस करवाओगे, तो जो आपका स्पेसिफिक जॉइंट है जहां पर हाइपर मोबिलिटी है, वो ऑटोमेटिकली ट्रीट हो जाएगी। बेटा बात की समझ आई है? जी सर मतलब कि हम हिप जॉइंट पे फिर हाइपोमोबिलिटी करवाएंगे ताकि लंबर पे हाइपर आए। हम एक्चुअली हिप जॉइंट की मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे, हम उसकी मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे, हम उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे। हम क्या करें, वो कह रहा है सेकंड पॉइंट में, इंक्रीजिंग मूवमेंट इन काइनेटिकली रिलेटेड स्टिफ जॉइंट्स। मतलब कि लंबर स्पाइन जो था, उसका काम था कि उसने फ्लेक्स होना है, लेकिन वो स्टिफनेस की वजह से फ्लेक्स नहीं हो पा रही। ठीक है, तो हमने सिर्फ लंबर स्पाइन की वर्टिब्रा को मोबाइल करना है, ताकि वो कंट्रीब्यूट करें फॉरवर्ड बेंडिंग में जितना उसका हिस्सा बनता है। जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं बेटा, तो सबसे पहले हमारा हेड फॉरवर्ड बेंड करता है, फिर नेक फॉरवर्ड बेंड करती है, फिर थोरैसिक स्पाइन करती है, फिर लंबर स्पाइन करती है, फिर पेल्विस करती है, और फिर हिप जॉइंट करता है, फिर आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग जाके कंप्लीट होती है। अब आपने अक्सर फॉरवर्ड बेंडिंग करके देखा हो, तो आप उनको हैमस्ट्रिंग में टाइटनेस फील होती है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जब आपको हैमस्ट्रिंग में टाइटनेस फील हो रही है, तो इसका मतलब ये हिप जॉइंट के ऊपर मूवमेंट रिड्यूस है। ठीक है, अगर जी सर, आप थैंक यू। अगर आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हुए अगर आपको कमर में खिंचाव महसूस होना शुरू हो जाए, तो इट मींस कि आपके लंबर स्पाइन में मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। आपकी समझ आ रही है? मतलब 1 के बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा। ऐसे तो नहीं ना होगा 1 के बाद फौरन से 3 आ जाए। इज इट पॉसिबल? नो। नो सर। ठीक है, तो थोरैसिक स्पाइन की फ्लेक्शन के बाद लंबर स्पाइन को फ्लेक्स होना पड़ेगा, फिर हिप जॉइंट फ्लेक्स होगा। तो हिप जॉइंट जो पहले अपनी एक्सट्रीम लिमिट को क्रॉस कर रहा था, ठीक है, अब जब लंबर स्पाइन मूव करना शुरू करेगी, तो वो अपनी एक्सट्रीम लिमिट को नहीं यूज करेगा। जब वो अपनी एक्सट्रीम लिमिट को यूज नहीं करेगा, तो इट मींस कि वहां पर उसकी हाइपर मोबिलिटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। हो जाएगी ना खत्म? जी सर। तो अच्छा, सपोर्टिव डिवाइसेस, ठीक है, सर हम लोग, जी बेटा, सर फिर हम पेशेंट को अप्रिशिएट करेंगे कि वो अपने लंबर वाले एरिया को मतलब क्या करे, यूज करे। हम उसको लंबर स्पाइन को मोबाइल करेंगे ना। सबसे पहले तो हमारे ऊपर आएगा ना कि हम उसकी स्टिफनेस को किस तरीके से रिड्यूस करते हैं। either we are going to reduce it with active movements, either we are going to reduce with joint mobilization techniques or with soft tissue mobilization techniques। मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने उसको ट्रीट करना है, मैनेज करना है। आपने उसकी स्टिफनेस को मैनेज करोगे, तो फिर उसकी हाइपर मोबिलिटी ठीक होगी। ओके सर, थैंक यू।
ओके सो स्पोर्टिव डिवाइसेस, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्टिव डिवाइसेस आते हैं स्पाइन के लिए। यूजुअली हमारी लंबर और सर्वाइकल को सपोर्ट की जरूरत होती है, लेकिन कुछ इम्पेयरमेंट्स फॉर एग्जांपल स्कोलियोसिस ऐसे हैं जिसमें आपको थ्रेसिक को भी सपोर्ट और सेक्रम को भी सपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। सो यूजुअली जो अवेलेबल हैं दैट आर लंबोसेक्रल बेल्ट्स और सर्वाइकल कॉलर्स। सर्वाइकल कॉलर्स सॉफ्ट भी हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं। इसी तरीके से लंबोसेक्रल बेल्ट्स सॉफ्ट भी हो सकते हैं और हार्ड भी हो सकते हैं। अच्छा, अगर इंजरी एक्यूट है तो ऑब्वियसली हम लोग किसकी तरफ जाएंगे, एक रिजिड सपोर्ट की तरफ जाएंगे, हार्ड कॉलर की तरफ जाएंगे, सॉफ्ट कॉलर की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि एक्यूट इंजरी है, स्वेयर इंजरी है, तो हमने मूवमेंट को कंप्लीट लिमिट करना होता है, ठीक है। सॉफ्ट कॉलर क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन आपको मूवमेंट भी अलाउ करता है, स्लाइड, ठीक है। तो जहां पर एक्यूट और स्वेयर इंजरी होगी, ठीक है, वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिजिड सपोर्ट लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब एक और केस जो है दैट इज द क्रॉनिक केस। क्रॉनिक केस में आपको रिजिड सपोर्ट की कब जरूरत पड़ती है, फॉर एग्जांपल स्कोलियोसिस है, ठीक है। अब आपको शायद इस चीज का अंदाजा हो कि स्कोलियोसिस जो है इट टेंड्स टू गेट वर्सन एंड वर्सन विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि अगर आप उसको मैनेज नहीं करोगे तो वो वर्स होता जाएगा, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कंप्लीटली आप उसको मैनेज नहीं कर सकोगे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के थ्रू, तो वहां पर आपको रिजिड उसकी फोर्स की जरूरत पड़ेगी, रिजिड सप्लिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। समझ आइए बेटा, ठीक है। तो क्रॉनिक केस जो कि प्रोग्रेस करता है स्टेप बाय स्टेप, उसके लिए हम लोग क्रॉनिक अगर वो हो जाता है, ठीक है, तो उसमें हमें रिजिड सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। Now this is a cervical collar and this is a lumbosacral belt, ठीक है। This is a hard collar for cervical spine, ठीक है। And this is a lumbar corset, ठीक है। ये जो lumbar corset है आप सबको नजर आ रहा है, इनमें ना वायर्स होते हैं स्टील्स की ना, ठीक है, लॉन्ग वायर्स होती हैं जो कि एक्चुअली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इट इज मच हार्डर एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। ये वाली जो ये है ये सॉफ्ट है, ठीक है। इसमें सिर्फ बैक के ऊपर एक प्लेट मौजूद होती है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसमें नंबर ऑफ वायर्स होती हैं स्टील की जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नाउ कहते हैं कि increasing movement in adjacent joints will decrease movement forces for the hypermobile joint during functional activities and will increase the opportunity for a hypermobile segment to heal and stabilize. बात की समझ आई है? Yes, sir. Okay, so that is the end of lecture number 6. अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं लेक्चर नंबर 7। Okay, so today is our lecture number 7 and we are going to study joint mobilizations, okay, or what are the goals of joint mobilization, what are their techniques, okay, and what are the types, okay. So और इसमें हम लोग जो इंडिकेशंस हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे कि मोबिलाइजेशन में हमारा क्या क्या गोल होना चाहिए, कितनी किस्म की मोबिलाइजेशन है और क्या क्या उनका यूजेज है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लेक्चर। नाउ मोबिलाइजेशन जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी ट्रीटमेंट। आपकी यूजुअली मैनुअल थेरेपी में या ऑर्थोपेडिक रिलेटेड डिसऑर्डर्स में, इम्पेयरमेंट में आपको जॉइंट मोबिलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। मतलब कि आप की कोई और कंपोनेंट, लेट्स से एक्टिव एक्सरसाइजेस, रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस,
स्ट्रेचिंग, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन, ये कहीं पर भी आपके मूवमेंट को कंप्लीटली हील नहीं करते हैं या कंप्लीट रेंज ऑफ मूवमेंट अलाउ नहीं करवाती. They are just there to allow some movement. For example, एक फ्रैक्चर के साथ एक इंडिविजुअल आया है, उसकी बोन हील हो चुकी है, लेकिन अब उसकी जो जॉइंट है, ठीक है, वो हाइपोमोबाइल है, ठीक है. तो अल्टीमेटली अगर आप सिर्फ एक्टिव मूवमेंट्स, पैसिव मूवमेंट्स या स्ट्रेचिंग के ऊपर फोकस करोगे तो क्या होगा कि उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, आप उसकी रेंज ऑफ मूवमेंट गेन कर लोगे, लेकिन जो कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन होगी दैट विल नॉट बी अलाउड, ठीक है ना. क्यों? क्योंकि वहां पर आपके सेगमेंट्स जो हैं वो हाइपोमोबिलिटी में गए हुए हैं, कुछ एडिशंस बनी हुई हैं जिनको आपको ब्रेक करना पड़ेगा. कैप्सूल्स हैं वो टाइट हुए हैं जॉइंट के, तो आपको उनको स्ट्रेच करना पड़ेगा. और ये जो स्ट्रेचिंग है जॉइंट कैप्सूल की या जो एडिशंस को ब्रेक करना है, ये किसके थ्रू पॉसिबल है? आपकी मोबिलाइजेशन के थ्रू पॉसिबल है, ठीक है. सो इट इज दैट्स व्हाई इट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओएमटी ट्रीटमेंट. ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाई द जॉइंट मोबिलाइजेशन इज एन इम्पोर्टेंट segment or important component of OMT treatment. So you have to write down these two reasons: if there is a hypomobility of the joint capsule or if there is adhesions, okay, that are formed. So these are not, these two conditions cannot be treated with any of the other manual therapy techniques, okay, such as active movements, passive movements, resisted movements. Obviously these need, they require special treatment or special mobilization to stretch a capsule to break such adhesions, ठीक है. Now joint mobilization techniques में आपको सबसे ज्यादा जो important चीज है that is your hand-on practice, ठीक है. Now जब आपके पास बेटा पीछे बैकग्राउंड नॉलेज होगा तो आपकी एक्सपीरियंस जैसे तो आपकी प्रैक्टिस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तब आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा. लेकिन अगर आपके पास पीछे नहीं है, एक नॉलेज नहीं है, बेस नॉलेज नहीं है, तो फिर आपको वो एक्सपीरियंस किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है. और आपको पता है कि जो मोबिलाइजेशंस हैं वो आपको इवैल्यूएशन में भी हेल्प करती हैं. जैसे हमने पढ़ा था कि जॉइंट प्ले टेस्टिंग करनी होती है, ठीक है, जॉइंट प्लेस को टेस्ट करना होता है, ठीक है. तो वहां पर भी आपकी इफेक्टिव है और आपके मोबिलाइजेशन ट्रीटमेंट के तौर पर भी यूज हो सकती है. अच्छा, जॉइंट मोबिलाइजेशंस जो हैं कितनी टाइप्स की हैं? पेन रिलीफ मोबिलाइजेशंस हैं, रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशंस हैं, स्ट्रेच मोबिलाइजेशन होती है और मैनिपुलेशन होती है, ठीक है. दीज आर द टाइप्स ऑफ जॉइंट मोबिलाइजेशन, ठीक है. पेन रिलीफ कौन कौन सी हैं? ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के स्लैग जोन, वो पेन रिलीफ है. रिलैक्सेशन ग्रेड 1 और 2 स्लैग जोन एज वेल एज ट्रांजिशन जोन. जो स्ट्रेच मोबिलाइजेशंस हैं वो ग्रेड 3 की मोबिलाइजेशंस in normal resting position, ठीक है, और grade 3 की mobilization at the point of restriction. Now which is acceptable for you, ठीक है, this one, ठीक है. ये जो सबसे पहली mobilization है ना, grade 3 stretch mobilization at within the normal resting position, that is acceptable by you, ठीक है, और that is more easy to perform as compared to this, ठीक है. अब ये जो पॉइंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन को ग्रेड 3 के स्ट्रेच मोबिलाइजेशन होती हैं, ये विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, आपको पता चलता है कि यहाँ पर मोबिलाइजेशन जो है या यहाँ पर जो है ये टाइटनेस है, ठीक हो गया. एंड द लास्ट वन इज मैनिपुलेशंस, ठीक है. तो मोबिलाइजेशन गोल्स क्या है? व्हाट आर द गोल्स ऑफ मोबिलाइजेशन, ठीक है. नाउ कहते हैं कि मोबिलाइजेशन की जो ट्रीटमेंट है इट इज प्योरली बेस्ड ऑन योर असेसमेंट, ठीक है, whether there is a hypomobility of a joint or whether there is a hypermobility of a joint, ठीक हो गया. वो कहते हैं कि अगर तो पेशेंट के सिम्टम्स हैं, अगर तो पेशेंट के सिम्टम्स एसोसिएट कर रहे हैं, इट इज इफ दे आर एसोसिएटेड विद एन एबनॉर्मल एंट्री, ठीक है, और वहां पर हाइपोमोबिलिटी भी आपको मिलती है, ठीक है, तो फिर आप ग्रेड 1 और 2 को यूज कर सकते हो, ठीक है. इसके अलावा कहते हैं ग्रेड 3 भी यूज कर सकते हो, ग्रेड 2 भी यूज कर सकते हो,
ग्रेड 2 इज फॉर रिलैक्सेशन ऑफ द सराउंडिंग मसल्स, ठीक है, और ग्रेड 3 इज फॉर स्ट्रेचिंग, ठीक है। अब वो कहते हैं जो क्लास 0 है, ठीक है, क्लास 0 का मतलब क्या है कि क्लास 1 और 2 क्या है, ये सिम्टम्स की क्लास है कि अगर पेशेंट को एबनॉर्मल एनफील मिल रही है और उस एबनॉर्मल एनफील के साथ पेशेंट की मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड है, हाइपोमोबिलिटी है, तो दैट इज क्लास 1 एंड क्लास 2, ठीक है। और जो क्लास 0 है दैट इज जहां पर कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, आपको एनफील आप चेक ही नहीं कर पाओगे क्योंकि वहां पर मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, और या फिर इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हो गई है कि वो पेशेंट मूव नहीं कर सकता ना आप उसकी मूवमेंट करवा सकते हो, तो इट मींस दे आर बाय लॉस्ट जॉइंट्स और इनको भी आप मोबिलाइजेशन की नहीं परफॉर्म करवा सकते हो। सेकंड Sir? जो जी बेटा, सर क्लास 1 और 2 दोबारा रिपीट कर दें। class 1 or class 2 is if there is a hypomobility associated with an abnormal end-feel, then it means that it is class 1 if it is a mild condition. और अगर ये mild से moderate की तरफ जाते तो it means it is a class 2, ठीक है। class 1 में hypomobility जो है वो sorry, class 1 में जो hypomobility है that is more as compared to class 2. Class 2 is nearer to normal. Class 2 is the mild stage or class 1 is the more closest to the severe stage. Class 0 severe stage है जिसमें एंकाइलोसिस हो जाती है। Class 1 में क्या होगा, मूवमेंट पॉसिबल होगी but not as much as that of class 2, ठीक है बेटा। जी थैंक यू सर। So class 4 सर and फिर जो 5 मोबिलाइजेशन है, जी बेटा, सर फिर जो ये मोबिलाइजेशन है ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो है वो हाइपोमोबिलिटी के अंदर ही करवाएंगे या फिर जॉइंट रिस्ट्रिक्ट जब हुआ हो तब कराएंगे? हाँ जी, जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक्स हम लोग तभी यूज करेंगे जब क्लास 1 और क्लास 2 के साथ आपको कोई पेशेंट मिलता है, ठीक है। Now, on the other side, if a patient symptoms are associated, अगर तो patient के symptoms associate कर रहे हैं with hypermobility, ठीक है, और hypermobility है या आप कह लो कि partial dislocation है या subluxation है, ठीक है, तो फिर हम लोग mobilization की तरफ नहीं जाते, फिर हम लोग movement limitation की तरफ जाते हैं, ठीक है। फिर हम लोग ऑर्थोसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सपोर्टिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जो क्लास 6 है जिसमें जो कंप्लीट डिसलोकेशन है, ठीक है, आप इंस्टेबिलिटी इज क्लास 4, क्लास 5 इज सबलक्सेशन, ठीक है, और क्लास 6 इज डिसलोकेशन। सबको डिफरेंस पता है इस चीज के बारे में, सबलक्सेशन इज ऑब्वियसली माइल्डर एज कंपेयर्ड टू डिसलोकेशन, जी सर। ठीक है, और जो इंस्टेबिलिटी है दैट कैन बी इन आइदर डायरेक्शन। सबलक्सेशन भी जो होती है वो इट इज मोर स्वेयर एज कंपेयर टू हाइपरमोबिलिटी, ठीक है। तो तीनों क्लासेस में 4, 5 एंड 6 क्लासेस में हम लोग इसकी तरफ जाएंगे, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन की तरफ जाएंगे, सपोर्टिंग डिवाइसेस की तरफ जाएंगे, फिर हमें मोबिलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर मूवमेंट हम सिर्फ हाइपोमोबिलिटी की केस में करवाएंगे, मतलब क्लास 1 और 2 जहाँ पे हाइपोमोबिलिटी हो रही है, जॉइंट और मोबिलाइजेशन जब हाइपर होगी तो वो सिर्फ मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन रिस्ट्रिक्ट उस जॉइंट को करेंगे जहां पर हाइपर मोबिलिटी है। हाँ, हम उसके जो एसोसिएटेड जॉइंट्स हैं, ठीक है, उनमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मोबिलाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू सर। नाउ व्हाट आर द मोबिलाइजेशन टेक्निक्स, ठीक है। पेन रिलीफ मोबिलाइजेशन को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ग्रेड 1 भी पेन रिलीफ मोबिलाइजेशन है, ग्रेड 2 भी pain relief mobilizations, and so as the name is indicating that these are pain relief mobilizations, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जी अगर आप लेट्स से इफ देयर इज अ पेशेंट, अगर एक पेशेंट आपके पास आता है, ठीक है, और आप लोग उसकी असेसमेंट नहीं कर पा रहे हो, लेट्स से कोई एक्यूट इंजरी के साथ पेशेंट आपके पास आया है और आप उसकी असेसमेंट नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू पेन, ड्यू टू स्पैज्म, रिएक्टिव मसल स्पैज्म हो जाता है, आप सबको पता है इंजरी हुई है, तो फौरन से क्या होगा कि मसल स्पैज्म में चला जाएगा, ठीक है, सराउंडिंग के जो मसल्स हैं।
अच्छा, जब मसल स्पैज में जाएगा तो ऑब्वियसली वो आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप उसकी इवेल्युएशन कर सको। तो आप क्या करते हो, आप उस इवेल्युएशन को या इवेल्युएशन करने के लिए आप क्या करते हो कि आप ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के स्लैक जोन मोबिलाइजेशन अप्लाई कर सकते हो ताकि पेन रिलीफ हो, ठीक है। इन केस इट इज इंडिकेटेड। अब एक ऐसा नहीं है कि जी जॉइंट डिसलोकेशन के साथ पेशेंट आया है, ठीक है, तो अब आप उसकी मोबिलाइजेशन करने चले, नो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, क्योंकि डिसलोकेशन तो मच इट विल बिकम मोर वर्स, ठीक है, विद जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक। सो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने बायोमैकेनिकल असेसमेंट करने के लिए, इवेलुएट करने के लिए जॉइंट को आप ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के स्लैक जोन की मोबिलाइजेशन यूज कर सकते हो, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्लैक जोन हाउ दे आर इम्पोर्टेंट और हाउ दे आर गोइंग टू डिक्रीज द पेन, ठीक है। तो वो कहते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है, ग्रेड 1 में जब हमने पहले थेराप्यूटिक्स में भी 1 में भी बात की थी कि ये जो ग्रेड 1 होता है वो आपकी जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं जॉइंट के, उनको नलिफाई कर देता है, ठीक है। अब वो कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस को जब नलिफाई करता है तो उसके फौरन बाद से आपकी सर्कुलेशन इंप्रूव करती है, ठीक है। अब जो पहले जॉइंट कंप्रेशन में था कॉन्टिन्यूस, जब आपने ग्रेड 1 की मोबिलाइजेशन अप्लाई की तो उसमें नॉर्मल सेपरेशन क्रिएट हो गई है क्योंकि कोहेसिव फोर्सेस रिड्यूस हो गई। अब वो कहते हैं कि जैसे ही नॉर्मल सेपरेशन आती है आपकी सर्कुलेशन इंप्रूव करती है और वहां से वेस्ट मेटाबॉलाइट्स को फौरन से इवैक्यूएट करवा देती है, ठीक है। सेकेंडली वो कहते हैं जब आप ग्रेड 2 के स्लैक जोन की मोबिलाइजेशन यूज करते हो तो उससे क्या होता है कि आप जैसे जैसे जॉइंट को मोबाइल करते हो, ठीक है, स्लैक जोन की लिमिट में, ठीक है, वैसे वैसे क्या होता है कि आपके जो फ्लूइड की मूवमेंट होती है वो बेहतर होती है, जो जॉइंट कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है साइनोवियल फ्लूइड उसकी मूवमेंट बेहतर होती है और उसकी मूवमेंट बेहतर होने से आपकी जो फर्दर न्यूट्रिशन है तो द सराउंडिंग इशू सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स वो बेहतर होती है, ठीक है। सेकेंडली इट विल आल्सो हेल्प टू रिड्यूस द एसोसिएटेड मसल स्पैज, ठीक है। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्लैक जोन ये अलाउ करते हैं कि आपकी जो मसल की टाइटनेस है वो रिड्यूस हो जाए। अच्छा, वो कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज उन्होंने यहाँ पर बताई हुई है कि एज अ नोवाइस प्रैक्टिशनर, ठीक है, आपके लिए ये ज्यादा आसान होगा कि अगर आप ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्लैक जोन को यूज करो विद ट्रैक्शन, ठीक है। अब ट्रैक्शन एक्चुअली और ट्रैक्शन के साथ यूज करो, रेस्टिंग पोजीशन में यूज करो, नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन में, तो दैट विल बिकम इजियर फॉर एन वाइस प्रैक्टिशनर, दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 स्लैक जोन, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस स्टेज में ग्रेड 2 या ग्रेड 3 की तरफ चले जाते हो तो दैट विल फर्दर exaggerate your condition of the condition of the patient, so you have to remain in limits, ठीक है, कि आपने ट्रैक्शन भी अप्लाई कर सकते हो, आप रेस्टिंग पोजीशन भी यूज कर सकते हो और फिर आप ट्रीटमेंट अप्लाई करो, ठीक हो गया। नाउ सर जी बेटा, सर ये कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा हो जाती हैं मतलब जब पेशेंट किसी इंजरी वगैरह के साथ आता है तो? हाँ, जब आप हाइपरमोबिलिटी की हम बात करते हैं ना रीजन्स की, तो ऑब्वियसली वो कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से आपका जो जॉइंट होते हैं उनकी आर्टिकुलर सर्फेसेस एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग शुरू कर देती है, ठीक है। वो फोर्सेस ज्यादा, देखो ना, जी जैसे अब सर। आप एक दूसरे दो चीजें एक दूसरे के पास हैं, ठीक है, और वहां पर मूवमेंट कोई नहीं हो रही, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि कार्बन एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे, बॉन्ड्स बनाने की कोशिश करेंगे और अल्टीमेटली वहां पर फोर्सेस जो हैं वो फोर्सेस ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो ज्यादा हो जाएंगी। जब फोर्सेस ऑफ प्रोटेक्शन ज्यादा होंगी तो ऑब्वियसली वहां पर सॉफ्ट टिश्यूज बने, फाइब्रोटिक टिश्यूज बनना शुरू हो जाएंगे, फाइब्रस टिश्यू बनना शुरू हो जाएगा, रीजन्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक हो जी गया। सर, थैंक यू। अच्छा, नाउ द सेकंड ट्रीटमेंट जो इज फॉर वाइब्रेशंस एंड ऑसिलेशंस, ठीक है। वो कहते हैं वाइब्रेशंस भी आप लोग यूज कर सकते हो और ऑसिलेशंस भी यूज कर सकते हो टू मैनेज अ ट्रीटमेंट, ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं कि जी वाइब्रेशंस हैं, वाइब्रेटर्स हैं और ऑसिलेशंस जो हैं वो आपने किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के थ्रू नहीं देनी। अच्छा, इसका एक नुकसान होता है कि जी आप इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज होती हैं वाइब्रेशंस के तौर पर और ऑसिलेशंस के तौर पर,
ठीक है। तो इनका एक नुकसान ये होता है कि सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड होती है, इनमें किसी टाइम भी शॉर्ट सर्किट का इशू आ सकता है। और सेकेंडली वो कहते हैं कि जब पेशेंट चाहे विथड्रॉ करना तो ये विथड्रॉ नहीं होने देता, ठीक है, और कॉन्टिन्यूस वाइब्रेशंस पे कंटिन्यू रहता है, ठीक है। सो that it is important to apply it manually, whether you are going to apply vibrations or whether you are going to apply oscillation. Now, grade 1 and 2 within the slack zone and as well as within the transition zone. ठीक है, वो कहते हैं कि जी जो grade 1 और 2 की mobilizations and these are pain relief mobilizations as well as relaxation mobilization, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इनमें एक डिफरेंस क्या है, एक तो ये है कि ये रिलैक्सेशन के लिए भी यूज हो सकती हैं, और सेकेंडली वो कहता है कि जो स्लो जो आपकी हैं ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के स्लैक जोन की मोबिलाइजेशन, ठीक है, वो आपको उतना रिलैक्स नहीं करते हैं जितना कि आपको ग्रेड 2 के ट्रांजिशन जोन की या स्लैक जोन की मोबिलाइजेशन अलाउ करती हैं। नाउ व्हाट हैपेंस, ठीक है, जब आप ग्रेड 2 ट्रांजिशन जोन को अप्लाई करते हो मोबिलाइजेशन के लिए, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपके जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपके जो मैकेनिकल स्ट्रेस होता है विद इन द जॉइंट दैट इंक्रीजेस, ठीक है, प्रोप्रियोसेप्शन इंक्रीज करती है, प्रोप्रियोसेप्शन मैकेनिकल सिग्नल्स कैरी करती है और ब्रेन तक जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो सराउंडिंग टिश्यूज हैं या जो सराउंडिंग मसल्स हैं वो रिलैक्स होने पर मजबूर हो जाते हैं। ठीक हो गया, सेम टू सेम जिस तरीके से हमने ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के स्लैक जोन को या पेन रिलीफ मोबिलाइजेशंस को हमने रेस्टिंग पोजीशन में अप्लाई किया था, ग्रेड 1 एंड 2। ये रिपीट कर दे रिलैक्सेशन वाला। अच्छा, जैसे कि जब आप ग्रेड 2 ट्रांजिशन जोन अप्लाई करते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि मैकेनिकल स्ट्रेस इंक्रीज करता है विद इन द जॉइंट, क्योंकि ये एक मैनुअल थेरेपी की टेक्निक है, और जैसे ही जब आप अप्लाई करना शुरू करते हो तो जो आपके जितनी भी प्रोप्रियोसेप्टर्स हैं, ठीक है, लिगामेंट्स हो गए, आपके कैप्सूल्स हो गए, ठीक है, वो स्टिमुलेट होते हैं और सिग्नल्स को ट्रांसफर करते हैं टू द हायर ब्रेन सेंटर्स। तो फिर क्या होता है कि आपका जो हायर ब्रेन सेंटर है वो इस सिग्नल को असेस करके आपको जो ये हैं जो आपके एसोसिएटेड मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स होने पे मजबूर कर देता है, ठीक है। एक्चुअली सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंट्रोलिंग ऑल दीज स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो जैसे ही जब इंजरी के वो मसल स्पैज में गया है, वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऑर्डर पर गया है, ठीक है, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सकें सराउंडिंग जॉइंट को जो कि प्रेजेंट है बिटवीन द स्केलेटल मसल्स, ठीक है। और जब आपके जॉइंट को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं तो यही जो मोबिलाइजेशन टेक्निक्स हैं ये आपकी क्या करती हैं, रिलैक्सेशन कॉज करती हैं मसल्स की। ठीक हो गया। Now the third one is the stretching mobilizations. Stretching mobilization में उसने कहा है कि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि stretch mobilizations जो है वो पेनफुल हो, ठीक है, they must be painless, ठीक है। और उस वक्त तक हम लोगों की यही कोशिश होती है कि हम लोग पेशेंट को जल्द से जल्द अलाउ करें, ठीक है, या पेशेंट जो है वो खुद से एक्टिविटी करने की कोशिश करें, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जो रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन हैं जब आप लोग इनको यूज करते हो, ठीक है, तो आप सॉरी जो रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन है बेटा ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की जितनी भी रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन हैं ये पेन प्रोड्यूस नहीं करें। मेरे ख्याल से मैंने ग्रेड 3 की बोला था, ठीक है। ग्रेड 3 में बेटा आपको पेशेंट को फील हो सकता है, ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है और अप्लाई करने के ऊपर भी डिपेंड करता है। ग्रेड 3 में देयर आर चांसेस कि वहां पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाए आफ्टर अप्लाइंग द ग्रेड 3 स्ट्रेच मोबिलाइजेशन, ठीक है। लेकिन जो ग्रेड 2 ये जो रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन हैं इनमें बिल्कुल भी पेशेंट को पेन नहीं फील होनी चाहिए, दे मस्ट बी पेनलेस, ठीक है, सही है। अब वो कहते हैं ये जो ग्रेड 2 की मोबिलाइजेशन है ट्रांजिशन जोन की, ये हम लोग तब भी यूज करते हैं जब हमने ग्रेड 3 की स्ट्रेचिंग मोबिलाइजेशन देनी हो, ठीक है। जब हमने मोर इंटेंसिव ट्रीटमेंट देना हो तो तब उससे पहले हम लोग ग्रेड 2 की मोबिलाइजेशन
अप्लाई करते हैं ताकि पेशेंट के जॉइंट में अडेप्टेशन प्रोड्यूस हो जाए, पेशेंट खुद से इस चीज के लिए प्रिपेयर हो सके कि हाँ इतनी मेरी जॉइंट मोबिलाइजेशन होनी है। ठीक हो गया ना। वो कहते हैं कि सेम टू सेम जिस तरीके से आपने ये जो पेन फ्री मोबिलाइजेशन अप्लाई की हैं विद कि जी पेन फ्री मोबिलाइजेशन जो है वो रेस्टिंग पोजीशन में अप्लाई करनी है, तो रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन भी आपने किसमें अप्लाई करनी है, रेस्टिंग जोन में अप्लाई करनी है एज एन नर्स प्रैक्टिशनर, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसको पॉइंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन के ऊपर या लिमिटेशन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। Now, stretch mobilizations, ठीक है, stretch mobilizations, they are directly producing stretch force on the articular structures, ठीक है, जो ligaments हैं वो joint capsules हैं, ठीक है, वो articular cartilage के connections हैं, ठीक है, regions को break करने में help करता है, ठीक है, joint को itself कहते हैं कि mobile रखता है, ठीक है, maximum जितना के allow है, जितना के possible है, तो grade 3 mobilizations they are an important or a significant component to improve the range of motion, ठीक है, अगरचे ये इंडिकेटेड हैं, अगर ये इंडिकेटेड नहीं है तो ऑब्वियसली ये पेनफुल हो जाएंगी, ठीक है, और ये एक एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं। ठीक हो गया। इसके बाद वो कहते हैं कि जी सर हम ग्रेड 1 और 2 जस्ट एक्यूट में अप्लाई करेंगे, क्रॉनिक में हम ग्रेड 3 अप्लाई करेंगे? डिपेंड करता है, जैसे मैंने बात की कि स्पोलियोसिस है, ठीक है, तो ऑब्वियसली स्पोलियोसिस को आप बिल्कुल स्टार्ट में ट्रीटमेंट के स्टार्ट में क्रॉनिक स्टेज में चला गया है स्पोलियोसिस, तो आप बिल्कुल स्टार्ट में ऑब्वियसली ग्रेड 3 मोबिलाइजेशन तो नहीं ना यूज करोगे। आप सबसे पहले पेशेंट को मैनेज करोगे, पेशेंट की पेन को मैनेज करोगे, पेशेंट के सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को रिलैक्स करने की कोशिश करोगे। हो सकता है फॉर अ मंथ और 2, ठीक है, आपको ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में ही रहना पड़े ताकि पेशेंट की पेन खत्म हो जाए और पेशेंट की जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है, तो दैट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है, जरूरी नहीं सर कभी ऐसा हुआ है सर कभी ऐसा हुआ है कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में ही जो है ना पेशेंट को पेन शुरू हो जाए? ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में यस सर। होता है जब जॉइंट डिसलोकेटेड हो और हम लोग मोबिलाइजेशन अप्लाई करते हैं तब पेशेंट को पेन होती है। एक बात सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर पेशेंट की हाइपर मोबिलिटी डेवलप हुई हुई है और हम वहां पर भी मोबिलाइजेशन अप्लाई करते रहे तब भी पेशेंट को पेन हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेगमेंट्स की बात कर लो स्पाइन में, अब स्पाइन में इशू आ रहा है हाइपरमोबिलिटी का अपर सर्वाइकल स्पाइन में, हम मोबिलाइजेशन अप्लाई करते जाएं मिड और लोअर सर्वाइकल स्पाइन में, तो क्या वो इफेक्टिव होगी? ऑब्वियसली नो, ठीक है। वो कहते हैं कि स्ट्रेच मोबिलाइजेशंस के ये प्रिंसिपल्स हैं, फिक्सेशन ऑफ वन जॉइंट पार्टनर, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, और इट इज आल्सो वेरी एसेंशियल। जब तक कि आप उसकी स्टेबिलिटी को बेहतर नहीं करते हो आपके मोबिलाइजेशन का इफेक्ट इतना अच्छा प्रोड्यूस नहीं होता। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो कहते हैं कि आप मिनिमम 7 सेकंड्स तक स्ट्रेच दे के रख सकते हो, स्ट्रेच मोबिलाइजेशन 7 सेकंड्स तक आप मिनिमम स्ट्रेच दे सकते हो और आप इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हो, ठीक है, 1 मिनट तक भी और इससे ज्यादा भी अगर पेशेंट टॉलरेट करता है। तो मिनिमम आप कितनी देर का स्ट्रेच दे सकते हो? 7 सेकंड्स का, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कंडीशन, ठीक है। और सेकेंडली वो कहता है कि आपने अगर मिनिमम 7 सेकंड्स का है तो मैक्सिमम आप 1 मिनट तक भी दे सकते हो और 1 मिनट से ज्यादा भी दे सकते हो अगर तो पेशेंट टॉलरेट कर ले। और वो कहता है कि ज्यादा अच्छे इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको साइक्लिक मैनर यूज करना पड़ता है, ठीक है। साइक्लिक मैनर क्या है कि आपने सबसे पहले 7 सेकंड्स का अगर आपने स्ट्रेच दिया है तो आप अगला 10 सेकंड्स का स्ट्रेच दे दो, फिर उसे अगला आप 15 सेकंड्स का, 20 सेकंड्स का एंड सो ऑन, ठीक है। डे 2 के ऊपर आप 20 सेकंड्स का दो डायरेक्ट, 25 सेकंड्स का दो, फिर 30 सेकंड्स का स्ट्रेच कंटिन्यू करके रखो एंड सो ऑन, ठीक है। तो these are the principles, ठीक है।
अच्छा, वो कहते हैं कि नॉर्मली आपका जो टाइम है ना स्ट्रेचिंग के लिए, जितनी देर आपने स्ट्रेच करके रखना है उससे ज्यादा अहम आपकी फोर्स है। अब शायद आप लोगों को बात समझ आना शुरू हो जाए कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपने फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई करनी है और कितनी फोर्स अप्लाई करनी है किसी भी पेशेंट। हमें पेशेंट को देख के ये फील नहीं होता कि अच्छा ये मोटा बंदा है या ये एजेड बंदा है तो इसको ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, नहीं, ठीक है। ये विद इवैल्यूएशन जब आपको पैल्पेट करना आ जाता है, जब आपको डिफरेंशिएट करना आ जाता है बिटवीन स्ट्रक्चर्स, ठीक है, तो आप ज्यादा इजीली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। कहते हैं कि अमाउंट ऑफ फोर्स इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और वो कहते हैं कि जैसे मैंने पहले बात कही है कि ग्रेड 3 की स्ट्रेचिंग के अंदर जॉइंट मोबिलाइजेशन अगर आप ग्रेड 3 का स्ट्रेच दे रहे हो तो इसमें यूजुअल फिनोमिना है कि पेशेंट को इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आ सकता है, ठीक है, इट इज नॉर्मल। और अगर वो कहते हैं कि इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आ सकता है, आ जाता है, तो आपको एनसेड अप्लाई करना है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग आप यूज कर सकते हो टू मैनेज दैट पेन, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस हुई है किसकी वजह से, ग्रेड 3 की स्ट्रेचिंग के बाद इन्फ्लेमेशन की वजह से जो पेन प्रोड्यूस हुई है। अच्छा, वो कहता है कि जी जो ग्रेड 3 की मोबिलाइजेशन है, अब इस बात को भी समझें, जो ग्रेड 3 की मोबिलाइजेशन है वो पहले ट्रीटमेंट सेशन में आपको बताएगा, डिफरेंस बताएगा कि जी जो आपकी बेसलाइन मेजरमेंट थी, अब इस बेसलाइन मेजरमेंट से बेहतर हुई हैं आपकी मेजरमेंट्स विद द वेरी फर्स्ट ट्रीटमेंट सेशन, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि विद द वेरी फर्स्ट ट्रीटमेंट सेशन आपको ग्रेड 3 की स्ट्रेचिंग के बाद वो इफेक्ट नहीं मिलता, ठीक है, तो अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है कि या तो आपकी ग्रेड 3 की मोबिलाइजेशन ठीक नहीं अप्लाई कर रहे हो, या फिर क्या है कि आपका आपकी कंडीशन कुछ और डिमांड कर रही है, स्ट्रेचिंग डिमांड नहीं कर रही। अच्छा, जिस तरीके से हमने पहले बात की है कि जो मोबिलाइजेशन होती हैं खासतौर पर जो कैप्सूल को स्ट्रेच करती हैं, ग्लाइडिंग टेक्निक्स, वो हमेशा ट्रीटमेंट प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक हो गया, ट्रीटमेंट प्लेन के पैरेलल नहीं होते, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ग्रेड 3 की जो मोबिलाइजेशन हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि वो आपकी तमाम मोबिलाइजेशन ग्रेड 3 की जो ट्रैक्शन है, पहले हम ग्लाइडिंग की बात करें, अगर आप ट्रैक्शन की बात करें तो ट्रैक्शन जो है वो तमाम सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को, बेटा याद रखिएगा, ग्लाइडिंग जो है वो किसी एक साइड के कैप्सूल को स्ट्रेच करेगी या किसी एक साइड की लेंथ में लिगामेंट्स को स्ट्रेच करेगी, लेकिन जो ट्रैक्शन होती है, ठीक है, दैट इज गोइंग टू स्ट्रेच द कैप्सूल, लिगामेंट्स, एवरीथिंग with a single treatment session of grade 3 stretch traction, ठीक है ना। आप सिर्फ वही यूज करोगे तो आपकी जो पूरे का पूरा ज्वाइंट कैप्सूल है वो स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। नाउ जैसे मैंने पहले बात की, स्ट्रेच जो ग्लाइडिंग मोबिलाइजेशन हैं ग्रेड 3 की, वो सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक पोर्शन को स्ट्रेच करती हैं, ठीक हो गया। और जो ग्लाइडिंग मोबिलाइजेशन हैं वो पैरेलल होनी चाहिए, जो ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन हैं वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए ट्रीटमेंट प्लेन के, ठीक है। जो ग्लाइडिंग मोबिलाइजेशन हैं वो पैरेलल होनी चाहिए ट्रीटमेंट प्लेन की, ये मैं पहले आप लोगों को डिफरेंशिएट कर चुका हूँ, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जो ग्लाइडिंग मोबिलाइजेशन होती हैं इनके साथ आपको अक्सर कंप्रेशन के चांसेस मिलते हैं, ठीक है। मतलब कंप्रेशन किस तरीके से कि जब आप ग्लाइड कर रहे होते हो किसी एक भी सेगमेंट को, किसी एक आर्टिकुलर सरफेस को, तो एक्सट्रीम स्ट्रेच के ऊपर आपका जो आपकी जो आर्टिकुलर सरफेसेस होती है वहां पर कंप्रेसिव फोर्सेस इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जब ऐसा हो, ठीक है, कि जी आपको फील हो कि जी अगर मैं ग्रेड 3 की यहाँ पर मोबिलाइजेशन दूंगा और यहाँ पर कंप्रेशन बढ़ जाएगा, तो हम उधर एक और चीज ऐड कर लेते हैं, दैट इज ट्रैक्शन, ठीक है। जो मैंने पहले पेन रिलीफ मोबिलाइजेशन बताई है, आप उसमें भी क्या कर सकते हो, ट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हो टू फैसिलिटेट योर एक्सपीरियंस, ठीक है। मैनिपुलेशन आप सबको पता है कि स्मॉल एम्पलीट्यूड की ऐसी मोबिलाइजेशन जो कि पेशेंट कंट्रोल ना कर सके, ठीक है,
और ये एंड रेंज ऑफ मूवमेंट के ऊपर अप्लाई की जाए, ठीक है, उसको हम लोग मैनिपुलेशन बोलते हैं। ठीक हो गया? तो कहते हैं कि ये जो है आपकी ट्रांसलेटरी ग्लाइडिंग, नॉर्मल ट्रांसलेटरी ग्लाइडिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। ठीक है, नाउ we have to avoid the high risk manual treatment. Now how we are going to avoid high risk manual treatment? वो कहते हैं कि if traction exaggerate symptoms, यहाँ पे traction भी यूज हो सकती है, यहाँ पर gliding भी यूज हो सकती है। वो कहते हैं कि अगर तो gliding या कोई भी mobilization जो है वो symptoms को aggravate करती है, तो सबसे पहले आपने पेशेंट की उस जॉइंट को जिसको आप ट्रीट कर रहे हो उसकी पोजीशन को बदल कर देखना है, उसकी पोजीशन को एडजस्ट करना है। मींस कि आप उस पोजीशन के ऊपर ट्रीट नहीं कर रहे हो जो कि एक्चुअल एट फॉल्ट है। ठीक है, तो आपने पोजीशन को क्या करना है, एडजस्ट करना है। ठीक है जी माहिन बेटा। सर यहाँ पे आपने बोला कि ट्रैक्शन और ग्लाइडिंग यूज करेंगे, कंप्रेशन यूज नहीं करेंगे यहाँ पे? कंप्रेशन बेटा हम लोग यूज नहीं करते। अकॉर्डिंग टू कैल्टनबॉर्न एंड मेटलैंड वी डू नॉट यूज कंप्रेशन फॉर ट्रीटमेंट, वी यूज कंप्रेशन फॉर इवैल्यूएशन ओनली। ओके सर। ठीक है बेटा। अच्छा, सो सेकंड वन इज रिड्यूस द ट्रैक्शन फोर्स, रिड्यूस योर फोर्स ऑफ मोबिलाइजेशन। चाहे वो आप ट्रैक्शन में अप्लाई करें हो, चाहे आप वो ग्लाइडिंग में अप्लाई करो, आपने फोर्स को रिड्यूस करना है। मतलब अक्सर शुरू में अगर हम देखें तो हम लोग सीखने के लिए, अगर मैं अपनी क्लास की भी बात करूं तो जब हम लोग ग्रेजुएशन के बाद सीखने की कोशिश करते थे तो हम लोगों का सबसे ज्यादा ये हमें होता था कि जब मोबिलाइजेशन होना तो हमें पता चलना चाहिए कि जॉइंट जो है ना वो एक्चुअली मूव कर रहा है या कोई आर्टिकुलर सरफेस वो एक्चुअली मूव कर रही है और हमें नजर आए। एक्चुअली दिस इज सेंस जो कि आपके हाथों को फील होनी चाहिए। ठीक है, और हम उस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए ना मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करते होते थे। ठीक है, दैट इज वेरी रॉन्ग। ठीक है, कंप्लीटली रॉन्ग। आपने क्या करना है, विद द अप्लाइंग फोर्स, जिस हाथ से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो मोबिलाइजेशन की, उसी हाथ से आपने चेक करना है, सेंस करना है। ठीक है, कि क्या मोबिलाइजेशन हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, अब सेम टू सेम लेट्स से दो इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, अब हम दो इंडिविजुअल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को धकेलें। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ऑपोजिट डायरेक्शन में धकेलें और हम क्या करें, आंखों के ऊपर पट्टी बांध दें। तो जब मैं उसको पुश करूंगा तो मुझे फील होगा मेरे हाथों को कि हाँ मैंने इतना पुश कर दिया। जी बच्चों, यस सर। यस और सर होगा। जब वो मुझे पुश करेगा वापस मेरी न्यूट्रल पोजीशन पर ले आएगा तो तब मुझे फील होगा कि हाँ अब ये वापस अपनी न्यूट्रल पोजीशन पर आ गया। ठीक है, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है सर, आप लोगों ने भी सेंस Yes, करना sir. है विद योर हैंड्स। जो मोबिलाइजिंग फोर्स के जो हैंड्स है ना आपके, अगर आप राइट हैंड यूज करें तो आपने राइट हैंड से सेंस करना है, ऑब्जर्व नहीं करना कि जी ये मूव होगा तो इट मींस कि दैट इज द मोबिलाइजेशन। नो, यू हैव टू सेंस इट विद योर हैंड्स, विद योर bare hands। ठीक है, और जिसको इस बात की जल्दी समझ आ जाती है उसमें मोबिलाइजेशन जो है या मोबिलाइजेशन अप्लाई करने का तरीका वो बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, नाउ सेकंड इज कि हमने हाई रिस्क मैनुअल ट्रीटमेंट को अवॉइड करना है। किस तरीके से? पहला क्या था कि आपने पेशेंट का जो स्पेसिफिक जॉइंट है उसकी पोजीशन को चेंज करके देख लेना है। ठीक है, सेकंड जो है दैट इज कि आपने फोर्स को रिड्यूस करके देख लेना है। थर्ड इज कि अगर आपको अगर कोई पोजिशनल फॉल्ट है, अंडरलाइन पोजिशनल फॉल्ट है, तो सबसे पहले आपने उस पोजिशनल फॉल्ट को मैनेज करना है। A positional fault क्या है? That is a malalignment of two articular surfaces। ठीक है, एक जॉइंट जो है वो अपनी नॉर्मल उसमें पोजीशन में नहीं है और आप उसकी नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? ऑब्वियसली यू रिमेन अनेबल। लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूं कि देयर इज अ फॉल्टी पोस्चर एट द लंबर स्पाइन। ठीक है, फ्लैट लो बैक पोस्चर है पेशेंट पर पे। ठीक है, अब ऑब्वियसली फ्लैट लो बैक पोस्चर पे लंबर स्पाइन क्या करती है? स्ट्रेटनिंग की तरफ जाती है ना। ठीक है,
जी तो मैं सर। कैसे उस लंबर स्पाइन को विदाउट हाई रिस्क मैं कैसे उसको मोबिलाइजेशन परफॉर्म कर सकता हूँ? नहीं, मुझे उसको उसका पोजिशनल फॉल्ट जो उसके अंदर पहले से फॉल्ट है अंडरलाइन, मुझे उसको पहले ट्रीट करना है, उसको पहले मैनेज करना है कि ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। फिर मैं इसको फर्दर क्या करूंगा, मोबिलाइजेशन टेक्निक्स के थ्रू इसको स्ट्रेच करूंगा। ठीक है। थर्ड वन इज, लास्ट वन इज कि आप डिसकंटिन्यू कर दो मोबिलाइजेशन ट्रीटमेंट को, वो चाहे ट्रैक्शन है वो चाहे मोबिलाइजेशन है, आप उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बेटा एक ही मोबिलाइजेशन से आपने ट्रीटमेंट हासिल करना है, या मोबिलाइजेशन ही वो टेक्निक नहीं है जिससे पेशेंट ने ठीक होना है। ठीक है, इंडीड मोबिलाइजेशन एज इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है, कि उसकी जो एक्सट्रीम रेंजेस हैं वो मोबिलाइजेशन से ही अचीव होंगी, लेकिन ये एक्यूट केसेस के अंदर जरूरी नहीं है कि आपने पेशेंट को इवेल्युएट करके सबसे पहले मोबिलाइजेशन से ही ठीक करने की कोशिश करनी, क्योंकि हाई रिस्क ट्रीटमेंट को आपने फॉलो नहीं करना, अवॉइड करना है। नाउ जॉइंट कंप्रेशन, वो कहते हैं कि जॉइंट कंप्रेशन बहुत ज्यादा कॉमन है विद मोबिलाइजेशन टेक्निक्स। ठीक है, और वो कहता है कि जब भी जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक्स अप्लाई होती हैं तो पेशेंट की पेन जो है वो वर्स हो सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर कंप्रेशन बढ़ जाता है, कंप्रेशन बढ़ता है तो इफ देयर इज एन आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज, ठीक है, और इफ देयर इज एनी अदर स्ट्रक्चर दैट इज गोइंग टू बी इन्वॉल्वड इंट्राआर्टिकुलर स्ट्रक्चर, अगर कोई भी इन्वॉल्व है, कोई भी एडिशंस बनी हुई हैं, ठीक है, और आप मोबिलाइजेशन कर रहे हो तो उससे कंप्रेशन अगर बढ़ता है तो इट कैन फर्दर रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ योर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है कि आपने जॉइंट कंप्रेशन नहीं होने देना। और जॉइंट कंप्रेशन कैसे नहीं होने देंगे? जब आप ट्रैक्शन यूज करेंगे अलोंग विद ग्लाइडिंग मोबिलाइजेशन टेक्निक्स। ठीक है, सर तो वो कहते हैं कि जो नॉर्मली, ठीक है, आपके जॉइंट्स में रोलिंग और ग्लाइडिंग पॉसिबल है, सबको पता है, हम सबके जॉइंट्स में रोलिंग और ग्लाइडिंग पॉसिबल है, हो रही है, कॉन्टिन्यूस हो रही है। लेकिन वो कहता है कि जब भी रोलिंग और ग्लाइडिंग में इम्बैलेंस आता है ड्यू टू सम एडिशंस, ड्यू टू टाइटनेस ऑफ अ कैप्सूल, ठीक है, एक तो हमारी रेंज ऑफ मोशन रिड्यूस होती है, और सेकेंडली हमारे जो जॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेसेस पड़ रही होती हैं, जो आर्टिकुलर सर्फेसिस के ऊपर स्ट्रेसेस पड़ी होती हैं, वो रिड्यूस हो जाती हैं, और जब वो रिड्यूस होती हैं तो उसकी वजह से जॉइंट डीजनरेशन हो जाती है स्टार्ट। ठीक है, अब एक इंडिविजुअल जो है जब वो खड़ा होता है, बैठता है, तो उसके सारे स्ट्रेसेस प्रेजेंट हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फ्लूइड की जो मूवमेंट है, साइनोइड फ्लूइड की, दैट रिमेन्स नॉर्मल और नियर टू नॉर्मल। लेकिन अब एक इंडिविजुअल जो है वो 20 डेज के बाद एक बेड रेस्ट से उठा है, तो देर आर चांसेस कि वहां पर एडिशंस बन गई हो, ठीक है, और वहां पर डिजेनरेशन स्टार्ट हो गई हो, क्योंकि रोलिंग और ग्लाइडिंग में इम्बैलेंस आ गया है। ग्लाइडिंग फौरन से रिस्ट्रिक्ट कर देती है और ग्लाइडिंग फिर इनडायरेक्टली रोलिंग को रिड्यूस करवाती है। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 7। सर जी बेटा। सर लेक्चर नंबर सर स्लाइड नंबर 26 जरा इसमें सर सेकंड वाला जो पॉइंट है ना 26 सर, ये पैसिव मैनुअल जॉइंट कंप्रेशन कैन स्टिमुलेट कार्टिलेज न्यूट्रिशन एंड रीजनरेशन, सर ये कैसे? Active manual joint compression can stimulate cartilage nutrition and regeneration। ठीक है, अब वो कहते हैं कि ये नाउ मेटलन एंड पेल्टन बॉन्ड अलाउ नहीं करते कंप्रेशन को। ठीक है, ये याद रखिएगा, कंप्रेशन, ये लोग कहते हैं कि कंप्रेशन को इवेल्युएशन के तौर पर हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मुलिगन है, ठीक है, मुलिगन ने ये कंसेप्ट दिया था कि जब आप कंप्रेशन अप्लाई करते हो ना बेटा, तो कंप्रेशन की वजह से प्रोप्रियोसेप्शन बेहतर होती है। ये आप सबको पता है कि जब हम लोग चलते हैं, वॉक करते हैं, ठीक है, तो हमारी प्रोप्रियोसेप्शन बेहतर होती है, पता है सबको। चलने से एक्चुअली प्रोप्रियोसेप्शन कैसे बेहतर होती है? क्योंकि कंप्रेसिव फोर्सेस आती हैं और वो आपके प्रोप्रियोसेप्टर्स को, जो नी जॉइंट में प्रेजेंट है, एंकल जॉइंट में प्रेजेंट है, हिप जॉइंट में, उन प्रोप्रियोसेप्टर्स को क्या करती है? स्टिमुलेट करती है। इसी तरीके से हमारे स्पाइन के अंदर जितने भी प्रोप्रियोसेप्टर्स बैठे हैं, ठीक है, वो सारे स्टिमुलेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्रेशन।
तो इसने ये क्लिनिकल रीजनिंग दी थी कि अगर आप पैसिव मैनुअल कंप्रेशन अप्लाई करते हो मींस दैट कंप्रेशन इज नॉट गोइंग टू बी द सेम एज दैट प्रोड्यूस्ड विद योर नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। मतलब वो एक्टिव कंप्रेशन नहीं है, दैट इज far less than the active compression, which passive compression। आपने passive compression देनी है to stimulate such receptors, ठीक है। और जब रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सिग्नल जाता है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस जगह के ऊपर एफिशिएंसी दिखाता है, उसको बेहतर करने की कोशिश करता है उस जॉइंट को, ठीक है। जिस तरीके से बेटा ये जो कंसेप्ट है ना कि ये देखें हाथ है, मैं अगर इस पोर्शन को कॉन्टिन्यूस कंप्रेस करके रखता हूँ, ठीक है, और उसको छोड़ता हूँ तो यहाँ पर फ्लशिंग आती है ब्लड की। तो सेम टू सेम पैसिव जो कंप्रेशन है वो भी इसी तरीके से आर्टिकुलर कार्टिलेज को रीजनरेट करती है या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। बात की समझ आ गई? जी सर, थैंक यू। Any other question related to this? सर आपने बोला था कि जो है अगर हम लोग एक ट्रीटमेंट प्लान परफॉर्म कर रहे हैं उसमें पहले सेशन के अंदर ही अगर जो है वो इम्प्रूवमेंट नहीं आती है तो हम लोगों को जो है वो जो है उस इवैल्यूएशन को दोबारा ओवरलुक करना चाहिए। तो सर ये कंफर्म है कि हमारा डायग्नोसिस ही मतलब खराब है अगर हम लोगों को जो है वो फर्स्ट में ही नहीं मिल रहे इफेक्ट्स? बेटा मैंने फर्स्ट की बात नहीं की, मैंने कहा आफ्टर अ वीक और 2 आप रीइवैल्यूएट करते हो और आपकी बेसलाइन मेजरमेंट से आप लेट्स से 2 हफ्ते पहले मेरे पास पेशेंट आया तो मैंने उसकी बेसलाइन मेजरमेंट लेके रख ली, मैं ट्रीटमेंट करता रहा, 2 हफ्तों के बाद मैंने रीइवैल्यूएशन की ताकि मैं कंपेयर कर सकूं आज की रीडिंग्स को विद द बेसलाइन मेजरमेंट्स। तो अगर मैंने आज की रीडिंग्स मेरी इंप्रूव हो रही है विद द बेसलाइन मेजरमेंट तो मैंने उसी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना है और उसकी इंटेंसिटी को फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देना है। लेकिन अगर मेरी जो आज की रीडिंग्स हैं वो मिस में वो सेम टू सेम है एज दैट ऑफ द प्रीवियस रीडिंग, ठीक है, तो या तो मेरी ट्रीटमेंट में इशू है या मेरे डायग्नोसिस में इशू है। सिर्फ 2 ये काम हो सकते हैं, या ट्रीटमेंट नहीं ठीक दे रहा है या मैं डायग्नोसिस ठीक नहीं है मेरा, ठीक है। तो ये अब आपको खुद पता होना चाहिए ना कि जी गलती कहाँ पर है। either this let's say अब मसल टाइटनेस है, ठीक है, वो पैसिव रेंजेस से भी ठीक होनी है, पैसिव स्ट्रेचेस से भी ठीक होनी है। बस एक ठीक है। सो वो जो मोबिलाइज जो मसल टाइटनेस है, ठीक है, या आप ये कह लो कि इफ देयर इज अ फाइब्रोटिक कॉन्ट्रैक्चर, जी बच्चों फाइब्रोटिक कॉन्ट्रैक्चर का पता है सबको? फाइब्रोटिक कॉन्ट्रैक्चर है, पेशेंट मेरे पास आता है और मैं जी 2 हफ्तों तक उसकी स्ट्रेचिंग करवाता रहता हूँ, तो इफ इज देयर एनी चांस कि फाइब्रोटिक कॉन्ट्रैक्चर ठीक हो जाए? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नहीं बेटा, हो ही नहीं सकता। फाइब्रोटिक कॉन्ट्रैक्चर इज अ परमानेंट चेंज। सर्जिकल थ्रू ठीक होता है। नहीं हो सकता सर। नहीं हो सकता, मैं जितनी मर्जी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर लूं, आपका फाइब्रोटिक कॉन्ट्रैक्चर नहीं रिवर्स हो सकता। इट मींस कि मेरी ट्रीटमेंट भी गलत है, और ट्रीटमेंट तभी गलत हुई है ना जब मेरा डायग्नोसिस गलत है, जी सर सही हो गया। ठीक है। ओके बच्चों, जा सकते हो, अल्लाह हाफिज। सर जी बेटा। सर ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट स्टॉप और एंड फील थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, इसका डिफरेंस आप थोड़ा सा क्लियर कर देंगे? उनजिला बेटा बात कर रहे हो? जी सर। अच्छा उनजिला बेटा, ज्यादा अच्छा तो पता चलेगा लेट्स से दुआ करें कि लॉकडाउन खत्म हो जाए और आप लोग आ जाएं। तो यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से बता सकता हूँ। अब लेट्स से
लेट्स से दिस इज, ठीक है, अब ये बिल्कुल रिलैक्स है, ठीक है, मेरी रिस्ट, मैं रिस्ट की बताने लगा हूँ, रिलैक्स है, ठीक है, ये थेरापिस्ट का हैंड है, लेफ्ट हैंड, मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी रेंज को चेक कर रहा हूँ, ठीक है, ये रोटेटरी, अभी मैं एंड फील की और फर्स्ट स्टॉप की बात कर रहा हूँ, रोटेटरी, ठीक है, ये कर रहा हूँ यहाँ तक के कि मुझे ये पहली सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस मिली है। देखो यहां से यहां लेके जाने में ना मेरी एक ही किस्म की फोर्स लग रही है। क्या लग रही है? एक ही किस्म की फोर्स लग रही है, जैसे 5 न्यूटन फोर्स लग रही है, ठीक है, तो मैं 5 न्यूटन फोर्स से ही ये रेंज पूरी कर रहा हूं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर मुझे 5 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, ठीक है, और जिस पॉइंट के ऊपर मुझे 5 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगानी पड़ी है, दैट इज द फर्स्ट स्टॉप, ठीक है, जी दैट सर इज इसमें द, एंड फील आपको कैसी फील हुई है? एक मिनट, मैं एक मिनट पहले बता दूं, दैट इज द फर्स्ट स्टॉप। यहाँ पर अंदिला बेटा समझ आई है? जी सर आ गई। अच्छा, अब जो आप बात कर रहे हो एंड फील की, ठीक है, एंड फील हम लोग यूज दोनों किस्म में यूज कर सकते हैं, वो हम फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स में भी यूज कर सकते हैं, वो हम लोग जॉइंट प्ले मूवमेंट्स में भी यूज कर सकते हैं। एंड फील एक्चुअली ये होती है कि मैंने नॉर्मल, लेट्स से मुझे यहाँ पर आ रहा है कैप्सूलर स्ट्रेच, मैंने यही जो स्ट्रेच है ना, मैंने इसको फील करना है, that significant stop is different and this and feel is different. And feel, रेंज ऑफ मोशन के एंड को फील करना कि ये कौन सी मूवमेंट, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा टिश्यू है जो कि इस रेंज ऑफ मोशन को खत्म करने पे मजबूर कर रहा है। बात की समझ आई है? जी सर। ठीक जी है, जी तो सर, हमने थैंक यू उस सो मच। टिश्यू को जी चेक करना है, उसकी उस टिश्यू को फील करना है कि इफ इट इज अ कैप्सूल, if it is a ligament, if it is a bone, ठीक है, और if जी there is an any abnormal pathological end feel। समझ आ गई बेटा? जी सर, सही हो गया, थैंक यू सो मच। ओके बेटा, any anyone else? जी माहीन बेटा आप कुछ कह रहे थे? बाकी बच्चे जा सकते हैं। सर ये मैं जो आप यही पूछ रही स्प्रिंगी थी एंड कि जब फील आपने बता रहे थे, यही पूछ रही थी कि सर जब आपने वेस्ट को अपने जो है आपने तो पहले जो है ना, जब हमने सिग्निफिकेंट स्टॉप का बताया तो आपने बोला था कि एक्टिव मुझे मूवमेंट करनी है, और जब पहली बार जो है वो रेजिस्टेंस आएगी, मतलब जो है वो पहली बार जब इससे ज्यादा मैं आगे मूव नहीं कर पाऊंगा तो वो मेरा फर्स्ट सिग्निफिकेंट स्टॉप होगा। तो अभी आपने खुद से पैसिव किया है। हाँ, ये एक्टिव भी फील हो सकती है, पैसिवली भी फील हो सकता है ना। ओके, और सर आपने जो अभी मूवमेंट किया है सर, उसमें आपको एंड फील कैसी फील हुई है? कैप्सूलर। ओके सर। ओके, एनी अदर? एनीवन एल्स? बच्चों आप लोगों का सैटरडे को मैनुअल थेरेपी का क्विज है, एलएमएस बेस्ड, ठीक है। सर सर सैटरडे को मस्कुलोस्केलेटन का भी है हमारा। बेटा फिर आप लोग जल्दी दे दो, फ्राइडे को दे दो। नो सर ठीक है सैटरडे को। सर फिर आप रिकॉर्डिंग्स तो सारी अपलोड कर दें काइंडली। बेटा सारी रिकॉर्डिंग्स अपलोड हैं यूट्यूब पर। सर कितने लेक्चर नंबर लेक्चर्स 6 है ना, उसकी आपने थेराप्यूटिक्स की कर दी है दोबारा से, लेक्चर नंबर 6 की। लेक्चर नंबर 6 की दोबारा से कर दूं? सर वो आपने थेराप्यूटिक्स की कर दी है, जो लेक्चर ओके, नंबर लेक्चर 6 है। नंबर 6 की। यस सर। सर कितने लेक्चर्स का क्विज होगा? बेटा आप लोग तैयारी तो शुरू करें, फिर मैं लेक्चर भी आज आप लोगों को बता दूंगा सबको, ठीक है। और सर एमसीक्यूज बेस होगा। एमसीक्यूज बेस्ड होगा और दैट विल बी डिफिकल्ट समवॉट, अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो आप लोगों से हल होगा, ठीक है। सर फिर आप टाइम कम देते हैं। क्या सर आपने क्या कहा एंड पे? बेटा मैंने ये कहा है कि आप लोग तैयारी सर आप करें टाइम बहुत कम देते हैं। बेटा, दैट इज, आप देखें अगर तो मैं एसएचएस के अकॉर्डिंग चलूं तो 40 सेकंड्स देते हैं एसएचएस वाले,
मुझे आप लोग बता दो, मैं एसएचएस के अकॉर्डिंग चलूं या मैं 1 मिनट दे दूं? मैं एक एमसीक्यू के लिए 1 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है? एक मिनट तो आप लोगों ने ना कोई नाम लिखना है, ना कोई सेक्शन लिखना है, ना कोई आईडी लिखनी है। आप लोगों के पास कंप्यूटर के ऊपर आना है, आप लोगों ने सिर्फ क्लिक करना है, टिक करना है, टिक करना है, टिक करना है। बेटा ये जितने भी एक्सक्यूजेस होते हैं ना, दैट इज फॉर चीटिंग पर्पस। सर वेटेज क्या होगी क्विज की? 10%। ठीक है सर। आज ओके आज या कल में आप लोगों को वेटेजेस भी अपलोड हो जाएंगे आप लोगों के एलएमएस के ऊपर, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है सर बच्चों? 10 ही एमसीक्यूज होंगे? 10 एमसीक्यूज, 15 एमसीक्यूज। अगर 10 एमसीक्यूज होंगे तो 10 मिनट्स 10 मिनट्स का होगा। अगर 15 एमसीक्यूज होंगे तो 15 मिनट्स का होगा। सर डेट बता दें क्विज की एक दफा फिर से। बेटा समझ नहीं क्या कह रहे हो? सर क्विज किस दिन होगा? सैटरडे बोल रहे हैं सर। इवनिंग, सैटरडे को इवनिंग में, ठीक है? ओके सर सर। मॉर्निंग ही रख। नहीं सर इवनिंग ठीक है। नो सर इवनिंग। सर सिलेबस कितना है? सिलेबस आपका बेटा आज आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह